ओके स्टूडेंट्स, बेटा कल वाले ही हमने जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करना है। कल वाले टॉपिक में हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और उसकी थ्योरीज को डिस्कस कर रहे थे। उसी को नेक्स्ट फर्दर कंटिन्यू करते हुए आज हम पहले देखेंगे कि एन्युटी, आपके पास एन्युटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फिनाइट एन्युटी की। इन्फिनाइट एन्युटी जो है आपके पास, सबसे पहले एन्युटी बेसिकली आप कह लें किस्त को, जैसे हम बात करते हैं ना कि इंस्टॉलमेंट पे अगर हमने कोई चीज़ ली हो तो उसको हमने पे बैक करना होता है। वो इंस्टॉलमेंट आपकी मंथली भी हो सकती है, आपकी क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली और ईयरली भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो एन्युटी है आपके पास, जो किस्त आपने पे करनी है चीज़ की, वो आपके पास साल बाद जा रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके पास आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट डॉलर एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का मतलब है कि डॉलर की वैल्यू जो मर्जी होती जाए, लेकिन जो आपकी डिसाइड हुई है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे लोन लिया है $1000 का, और मैंने आपसे डिसाइड किया कि मैं आपको हर साल बाद जो है $1 जो है वो रिटर्न करती जाऊंगी। ठीक है, $1 या $10 कोई भी अमाउंट हमने फ़िक्स कर लिया है। डॉलर की अमाउंट कम हो या ज़्यादा हो, मैंने आपको उतनी ही पे करनी है जितनी हमारी डिसाइड हुई है। तो ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट डॉलर एनुअल रिटर्न, जिसको आप आर से रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट है आई, बेसिकली स्मॉल आई है आपके पास। स्मॉल आई आपके पास बता रहा है कि आपके पास जो रिस्क है उसको आपने एडजस्ट करना है। अब रिस्क क्या होता है, रिस्क आपके पास जस्ट लाइक अगर आपके पास डॉलर की अमाउंट जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो आपके पास जितने पैसे पड़े हुए हैं उनकी वैल्यू तो कम हो रही है ना, क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो रही है, पैसे की जो वर्थ है मार्केट में वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो क्या है, आपके पास जो अमाउंट है, आपकी सेविंग है, उसमें जो रिस्क है वो ज़्यादा होता जा रहा है, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो कम हो जाएगा। अगर आपके पास आज 100 रुपीज़ हैं और आप उससे कोई बिज़नेस करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप आज उसको बेहतर तरीके से कर सकोगे या उसी 100 से आप नेक्स्ट ईयर कर सकोगे। नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली जो है महंगाई होगी, आप उतने अच्छे तरीके से उसको उन पैसों में वो बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर सकोगे जो आप आज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास आई इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि आपके पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कि आने वाले वक्त में आपके पास जो है आने वाले वक्त में जो आपके पास चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं कि आपका बिज़नेस जो है आपको रिस्क में लेके जाएगा, इतने बेहतरीन तरीके से नहीं चल सकेगा जिस तरीके से वो चलना चाहिए। वी जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर रिटर्न को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, अब आपकी जो कीमत है, आपके जो पास पैसे पड़े हुए हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, करंटली उसकी वैल्यू कितनी है और आने वाले वक्त में कितनी होगी। तो सिंपल हमने जब भी एन्युटी फाइंड करनी होती है, हम लोगों ने देखना होता है कि हमने आने वाले वक्त में जो पैसे पे करने हैं उसकी अमाउंट कितनी होगी और वो हमें किस अमाउंट तक करने चाहिए या किस अमाउंट तक हमारे पास वो रीज़नेबल रहेंगे। तो उसके लिए हम लोग सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं, V = R/I। प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों ने निकालनी होती है कि हमें जो प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर में कितना रिटर्न देगी। उसके लिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं, अपने डॉलर अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं अपने रिटर्न से, उतना रिटर्न जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इन फ्यूचर हमें हो सकता है। ये चार्ट हम कल देख चुके थे, ये भी हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट आज हम लोगों ने देखना है प्राइस टेकर वर्स प्राइस सेटर्स। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं रिवाइज करती हूँ, फिर इसकी तरफ दोबारा आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन आपके पास एक ऐसी मार्केट होती है, ये मार्केट की टाइप है, इसको उर्दू में कहा जाता है मुकम्मल मुकाबला। एक ऐसी टाइप है जहाँ पर आपके पास कंपटीशन होता है। फॉर एग्जांपल फीस सेंटर की आप एग्जांपल ले लें, आपके पास वहाँ पर कंपटीशन में सब लोग बैठे हुए हैं, सब जो है मोबाइल बेच रहे हैं, सबके पास ओप्पो के फ़ोन है, सैमसंग के फ़ोन है, रेट भी सेम है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में आपके पास फीचर्स क्या क्या होते हैं, एक तो लार्ज नंबर ऑफ रिलेटिवली स्मॉल फर्म्स होते हैं, आपके पास ज़्यादा सारे दुकानदार हैं, आपके पास, आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे आपके एक जगह पे रेट नहीं बन रहा तो आप दूसरी जगह पे मूव ऑन हो सकते हो। दूसरा ये है कि अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब है कि किसी के पास भी जो है प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं है, सबके पास प्रोडक्ट्स आपके पास सेम है। आपको एक शॉप से भी वही मोबाइल मिल जाएगा, दूसरे से भी वही मिल जाएगा, कहीं पे भी आपके पास कोई डिफरेंट यूनिक चीज़ अवेलेबल नहीं है, पूरी मार्केट एक जैसी है। नेक्स्ट है नो बैरियर्स टू एंट्री। नो बैरियर्स टू एंट्री से मुराद है कि आपके पास उस मार्केट में एंटर होने का कोई भी बैरियर नहीं है। बैरियर कहते हैं रुकावट को, आप अपनी मर्जी से उस मार्केट में एंटर हो सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि आप भी वहाँ पे जाकर शॉप खोलो फीस सेंटर में, तो आप सिंपल जो है इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करो और अपनी शॉप खोलो, कोई भी आपको ये नहीं रोकेगा कि जी मेरी मोबाइलों की दुकान है, आपने इसके साथ जो है मोबाइल्स की शॉप क्यों खोली है। तो कोई भी वहाँ पर बैरियर जो है मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास मार्केट आती है मोनोपली। ये भी आपके पास एक मार्केट की टाइप है। मोनोपली कहा जाता है अजारादारी को। अजारादारी में बेसिकली क्या होता है, एक सिंगल फर्म होती है,
एक ही फॉर्म होती है, वही चीज़ें बना रही होती है, उसके अलावा वो चीज़ कहीं से भी नहीं मिल रही होती। प्रोड्यूस प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्सिट्यूट। सब्सिट्यूट कहते हैं मुतबादिल एशिया को। फॉर एग्जांपल कोक की जगह पे हम पेप्सी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फांटा की जगह पे हम रिंडा यूज़ कर लें, बात तो सेम है ना। इसी तरह जस्ट लाइक मैं लैपटॉप पे जो है वो डिलीवर कर रही हूँ आपको जूम लेक्चर, आप मोबाइल पे ले रहे हैं, तो ये आपस में क्या है, सब्सिट्यूट। ऐसी चीज़ जो दूसरे की जगह पे रिप्लेस हो जाए और काम वही करे सेम। तो मोनोपोली में क्या होता है, आपके पास सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है, आपको उसी को जो है वो जो है बाय करना पड़ता है, उसी को ही आपने सेल करना होता है। आपके पास मार्केट में और कोई भी ऑप्शन नहीं होता कि आप कहीं और से वो चीज़ खरीद दो। तो ऐसे केस में क्या होता है, प्रोटेक्टेड बाय अ बैरियर टू एंट्री। तो जो मोनोपोलिस्ट होता है उसने बैरियर्स लगाए होते हैं, वो रुकावट बनता है, वो किसी को भी अपनी मार्केट में एंटर नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता, अगर वो किसी और को भी अपने जैसी चीज़ बनाना सिखा दे, ठीक है, या बेचने की इजाज़त दे दे, तो क्या होगा, उसकी प्रॉफिट तो नीचे आ जाएगी ना। अब हमें पता है कि एक चीज़ हमें सिर्फ सिद्रा से मिल सकती है, तो हम क्या करेंगे, सिद्रा के पास जाके वो चीज़ जो है वो बाय करेंगे। लेकिन अगर हमें पता लगे कि वो चीज़ कहीं और भी अवेलेबल है, तो हम लोग दूसरे प्रोड्यूसर के पास भी चले जाएंगे। उससे क्या होगा, तो सिद्रा की मार्केट होगी, सिद्रा का जो प्रोडक्ट होगा वो डाउन हो जाएगा, उसको जो है उतने ज़्यादा चार्जेस उसके नहीं मिलेंगे। इसलिए जो मोनोपोलिस्ट होता है वो कभी भी अलाउ नहीं करता कि कोई दूसरा जो है उसके फॉर्म में आकर उसके जैसा प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट है आपके पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये थर्ड आपके पास मार्केट के टाइप है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ जस्ट लाइक परफेक्ट कंपटीशन। इसमें सिर्फ डिफ्रेंशिएट ये होता है कि आपके पास वहाँ पर अनडिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स थे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स से मुराद है थोड़ा बहुत स्लाइटली सा चेंज होता है, स्लाइटली सा चेंज। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ओप्पो के फ़ोन है तो आपके पास सैमसंग के फ़ोन है तो फ़ोन ना है, उनका फंक्शन सेम है, कॉल करनी है, हम लोगों ने मैसेज करना है या जूम ऐप यूज़ करनी है, फंक्शन सेम है दोनों के। लेकिन क्या है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है, किसी का कैमरा ज़्यादा अच्छा है, किसी का कैमरा थोड़ा डल है, किसी का जो है वो रैम ज़्यादा अच्छी है। तो थोड़ा सा प्रोडक्ट जब हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं जिस मार्केट में, उस मार्केट को हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट आपके पास है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली आपके पास एक ऐसी फर्म होती है जिस फर्म में आपके पास फ्यू फर्म्स होती हैं। फ्यू फर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस करना चाह रही होती हैं, कुछ लोग मिलके, लेट्स सपोज आपकी क्लास है, आप लोग मिलके जो है वो सोचो कि जी हम जो है कोई एक कारोबार जो है वो शुरू कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है। उसमें क्या होगा, आप लोग आपस में सेटल डाउन करोगे, आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो करोगे। इसके लिए एग्जांपल मैं यूज़ करती हूँ, मे भी आप लोग का जो करतबा स्टॉप है मेट्रो का, वहाँ पे जाने का कभी हुआ इत्तेफाक, वहाँ पर एक मार्केट है, ठीक है। वो सारी मार्केट किसकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट क्या है, वो एक ओलिगोपोली की एग्जांपल है कि वहाँ पर एक स्पेसिफिक एरिया कवर किया हुआ है, वहाँ पर क्या है, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की ही मार्केट है। तो आपके पास क्या है, ओलिगोपोली, जहाँ पर चंद लोग मिलकर जो है वो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आपके पास आपको सेल आउट कर रहे होंगे, उसको हम कहेंगे ये ओलिगोपोली की मार्केट है। प्रॉफिट्स आर इंटरडिपेंडेंट। प्रॉफिट्स क्या होती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये है कि हर दुकान वाले की अपनी मर्ज़ी है कि वो किस रेट से उस चीज़ को बेच सके, उसकी अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, उसकी अपनी विलिंगनेस पे या उसकी अपनी पावर पे, सेलिंग पावर पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक फ्रिज जो है बाय करनी है, आपने 50,000 के जो है वो एक शॉप से लिया है, ठीक है। दूसरी शॉप पे जाके वही अगर आप 55 की भी जो है वो ले लो, या आपका कोई रिलेटिव जो है उसी साथ वाली शॉप से जो है 55 के ले लें, तो क्या है, वहाँ पर आपके पास प्रॉफिट जो होती हैं वो इंटरडिपेंडेंट होती हैं। किस पर इंटरडिपेंडेंट होती हैं, आपके वे ऑफ टॉकिंग पे, आपकी इम्प्रेसिंग पावर पे, या जिस तरह से आप प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हो। कहने को तो आप कहते थे कि साथ वाली शॉप में ये चीज़ इतने की मिल रही है, वो कहेगा नहीं ये वहाँ से डिफरेंट है, इसमें ये फीचर्स हैं। तो ओलिगोपोली मार्केट में बेसिकली क्या होता है, चीज़ आपके पास सेम होती है, लेकिन उस चीज़ को डिफरेंट रेट पे जो है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेल आउट किया जा सकता है। एक्शन बाय एनी वन फर्म विल अफेक्ट सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ अदर फर्म। अगर एक फर्म का जो एक्शन होता है वो अफेक्ट करता है दूसरी फर्म की प्रॉफिट को और उसकी सेल को। कैसे, अभी जो मैं एग्जांपल यूज़ कर रही थी, फॉर एग्जांपल आपने भी एक फ्रिज बाय किया, मैंने भी बाय किया, और हमारी कोई एक थर्ड फ्रेंड है न्यूट्रल, उसने भी बाय करनी है। उसने आपसे भी पूछा, मुझसे भी पूछा, मैंने उसको कम रेट बताया कि मैंने इसने में सेल आउट किया जो है वो लिया, और आपने जो है उसको डिफरेंट रेट बताया। तो उस केस में क्या होगा,
उस केस में क्या होगा, वो जो है मेरा जो रेट्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा प्रेफरेबल होगी, और वो मेरे जो रेट मार्केट में चल रहे हैं, जो जिस रेट पे मैंने ख़रीदा है उस रेट पे जाके वो जो फ्रेंड मेरी है वो फ्रिज जो है बाय कर लेगी। इससे क्या होगा, अब एक शॉप का जो एक्शन था वो दूसरे शॉप के एक्शन पे इफेक्ट किया ना, दूसरे शॉप की जो बाइंग है वो सेलिंग है वो कम हो गई। इसी तरह ये बात आपके पास कंक्लूड की जा रही है कि एक्शन बाय वन फर्म विल इफेक्ट सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ अदर फर्म। एक फर्म का जो एक्शन है वो इफेक्ट करेगा दूसरे फर्म की सेल को और उसकी प्रॉफिट को। इससे पहले प्राइस टेकर्स वर्स प्राइस सेटर्स। अब प्राइस टेकर्स और प्राइस सेटर्स की हम बात करते हैं, इसके लिए हम लोगों ने 4 मार्केट्स देख ली हैं: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। प्राइस टेकर कहते हैं लेने वाले को। अब हमने बात करनी है कि प्राइस टेकर कौन होता है और प्राइस सेटर कौन होता है। सेटर मतलब सेट करने वाला या डिसाइड करने वाला। तो इसमें इस पॉइंट्स को रीड करने से पहले एक छोटी सी आपको समरी बताती हूँ, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। प्राइस टेकर कौन है? मोनोपोलिस्ट प्राइस टेकर है। उसको पता है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट उसके पास है वो कहीं से और नहीं मिल रहा, तो उसकी मर्ज़ी वो जितना मर्ज़ी जो है महंगा जो है उससे अलाउड करे। इसी तरह जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो है वो ऑक्सीजन या कोविड पेशेंट्स को जो है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो ऑक्सीजन जिसके पास है वो तो मोनोपोलिस्ट ही बन गया ना। इसी तरह मास्क भी, जब आपको पता है कोविड जो है वो रैपिडली जो है वो फैला था, क्या हुआ था, और जो मास्क प्रोड्यूसर थे उन्होंने प्राइजेस की हाई कर दी थी, वो प्राइस टेकर बन गए थे, क्योंकि उनको पता था कि मार्केट में इस चीज़ की ज़रूरत है और ये चीज़ सिर्फ मुझसे ही खरीदी जा सकती है फिल वक्त, और यहाँ पर कोई भी मेरे अलावा नहीं बेच रहा। ठीक है, तो प्राइस टेकर बेसिकली कौन आपके पास होता है? मोनोपोलिस्ट। प्राइस टेकिंग फर्म कौन सी होती हैं? प्राइस टेकिंग फर्म होती हैं आपके पास कैन नॉट सेट प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। वो क्या करती हैं? वो अपनी मर्ज़ी से प्राइस को सेटल डाउन नहीं कर सकती हैं। जो प्राइस मार्केट में चल रही हो उसी के ऊपर ही उनको वर्कआउट करना होता है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट जो है किसी चीज़ की प्राइस जो है वो फिक्स कर दे। जब गवर्नमेंट किसी चीज़ की प्राइस फिक्स कर देगी तो वहाँ पर क्या होगा, आपके पास आप प्राइस को जो है फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। आपके पास मोबाइल्स की मैंने एग्जांपल दी आपको फी सेंटर की, आपके पास रेट लिस्ट आ जाती है। रेट लिस्ट में आपको पता होता है कि ये ओप्पो का मॉडल जो है इस प्राइस में है। ठीक है, आपको नेट पे भी वो रेट लिस्ट अवेलेबल होती है, शॉप्स पे भी अवेलेबल होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई होती है। गवर्नमेंट वहाँ पर मार्केट और सप्लाई को इक्विलिब्रियम पॉइंट पर लेकर आके, आपको पता है डिमांड जो है नेगेटिव स्लोप और सप्लाई पॉजिटिव स्लोप, उन दोनों को इक्विलिब्रियम पॉइंट में ला के इंटरसेक्ट करके वहाँ पर बता दिया जाता है कि जी ये प्राइस है, इस प्राइस को आपने लेना है, ये प्राइस टेकिंग फॉर्म है, आप इससे ऊपर जो है प्राइस नहीं लेके जा सकते, नीचे तो डेफिनेटली कोई भी नहीं प्राइस लेके जाएगा अपनी, क्योंकि कोई भी लॉस बेयर नहीं करना चाहता। नेक्स्ट इज प्राइस सेटर्स। प्राइस सेटर्स आपके पास कौन है जी? प्राइस सेटिंग फॉर्म्स। प्राइस सेटिंग फॉर्म्स एक ऐसी फॉर्म्स है कैन सेट प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट जस्ट लाइक मोनोपोलिस्ट। वो खुद जो है प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो सेटल डाउन कर सकती हैं। हैज़ अ डिग्री ऑफ मार्केट पावर। उनके पास एक मार्केट पावर होती है विच इज़ एबिलिटी टू रेज प्राइस विदाउट लॉसिंग ऑल सेल्स। उनके पास एक पावर होती है जिससे जो अपनी वो प्राइस जो है वो राइज कर सकते हैं विदाउट लॉसिंग सेल। विदाउट लॉसिंग सेल्स क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ जो है मेरे पास मार्केट में जो ज़रूरत की चीज़ है और लोगों ने खरीदनी है, तो उसकी सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो चीज़ की प्राइस जो है अपनी मर्ज़ी से हाइक करके प्राइस सेटर बन सकता है, प्राइस खुद डिसाइड कर सकता है, प्राइस को खुद सेटल डाउन कर सकता है, जबकि प्राइस टेकर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो प्राइस टेकर के लिए आपने याद रखना परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या है? प्राइस टेकर, उसको प्राइस लेनी पड़ती है जो भी मार्केट में उसको मिल रही हो। जबकि प्राइस सेटर कौन है? मोनोपोलिस्ट। वो अपनी मर्ज़ी से प्राइस को सेटल डाउन नहीं कर सकता, उसको मार्केट में जो प्राइस चल रही होती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी प्राइस जो है वो खुद सेट करता है। नेक्स्ट इज द ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। व्हाट इज़ मेंट बाय ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं एक आपके पास एक प्रोडक्ट है सिंपल, ठीक है, आपके वो अपनी ज़ात तक महदूद है। अगर उस प्रोडक्ट को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली सर्कल में, रिलेटिव्स में ऑल ओवर द पाकिस्तान से फिर बाहर चले जाएं, ठीक है, पाकिस्तान से बाहर अमेरिका, यूके, जापान, आप डिफरेंट कंट्रीज़ में भी उस प्रोडक्ट को लॉन्च करवाते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये एक प्रोडक्ट की ग्लोबलाइजेशन होती है कि एक चीज़ जो है वो कितना ज़्यादा रिवॉल्व कर रही है। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स की। अब यहाँ पर आपके पास एक स्पेसिफिक मार्केट है, इंटरनल मार्केट है, लोकल प्रोडक्ट्स आपके पास बन रहे हैं।
हम लोग अपने लोकल प्रोडक्ट्स को भी तो बाय एक्सपोर्ट करते हैं ना। जस्ट लाइक चाइना की जो प्रोग्रेस की रीज़न है वो क्या है, चाइना ने जो है 50 ईयर्स में जो है वो प्रोग्रेस की है, किस बिहाफ पे, उसने अपने लोकल मार्केट को इन्हांस किया है। उसने लोकल, आपने देखा होगा चाइना की चीज़ के बारे में कहा भी जाता है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, मतलब बिल्कुल टेम्परेरी सी होती है और समटाइम वो बहुत अच्छी भी चल जाती है। तो क्या था, उसने लोकल मार्केट में अपना चीप लेबर यूज़ करके सस्ती चीज़ें बनाई और क्या किया, उसको पूरी मार्केट में ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की, सब कंट्रीज़ में उस प्रोडक्ट को जो है वो सप्लाई किया और ओवरऑल जो है अपनी जो है इकोनॉमी क्रिएट कर ली, अपनी पावर क्रिएट कर ली। अब यहाँ पर हमारे आसपास भी अगर आप बैठे हुए हैं, अपने आसपास भी देखें, वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चाइना की नज़र आएंगी। हम जो यूज़ कर रहे हैं, इवन तो अब सेल फोन्स हैं हमारे, ठीक है, हर कंपनी ने जो है वो, चाइना ने उसको कॉपी किया है और उसको जो है वो चीप रेट पे जो है वो सेल आउट किया है। इसी तरह ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट में आपके पास आ जाती है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट लोकेटेड इन नेशन अराउंड द वर्ल्ड। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से मुराद है कि आप अपने जो लेन देन के मामलात होते हैं, आपके पास जितनी इनकम आ रही है, जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जितनी आपकी कॉस्ट लग रही है, ये सारा आपके पास अंडर द हेड ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आ जाता है। आप अपनी जब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मार्केट को ऑल ओवर द वर्ल्ड के साथ जब शेयर करते हैं ना, तो हम कहेंगे ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट है। और ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट आपके पास सबसे ज़्यादा जो है किस प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है, मोनोपलीज की, मोनोपली फर्म की। क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि यूनिक है लेकिन बाकी कंट्रीज़ के पास वो नहीं है, तो उस केस में आपकी उस प्रोडक्ट की ग्लोबलाइजेशन, उस मार्केट की ग्लोबलाइजेशन जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर वन। ओके जी, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू सेल मोर गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन बायर्स। ग्लोबलाइजेशन से हमें फ़ायदा क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन सबसे पहले तो हमें जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, हमें जॉब्स मिलती हैं। जब हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ आपस में लिंक जोड़ते हैं, हमारे फ्रेंडली रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं, हम लोग उनके साथ ट्रेड कर लेते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट आपके साथ बताया गया है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको मौका मिलता है कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो फॉरेन बायर्स को जो है वो बेच सकें। जहाँ पर आपने लेट्स सपोज 1000 सेलफोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं, आपके जस्ट 500 जो है वो सेलफोन सेल हुए हैं, 500 आपके रिमेनिंग है, तो 500 आप क्या करोगे, उसको एक्सपोर्ट कर दो, उसको बाहर की कंट्रीज़ में भेज दो। तो जब आप बाहर की कंट्रीज़ में भेजोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। एक तो आपकी कंट्री में फॉरेन इनकम आएगी, दूसरा आप जो है वो ग्लोबलाइज़ करोगे, आपको पता लगेगा कि मार्केट में करंट सिचुएशन क्या है, कैसे आपने मार्केट से के साइज़ को एक्सपेंड करना है। तो ग्लोबलाइजेशन के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं। आज मैं आपको ग्लोबलाइजेशन से रेलिवेंट एक जो है असाइनमेंट भी दूंगी। प्रेजेंट थ्रेट ऑफ इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम द फॉरेन प्रोड्यूसर्स। इसका एक और फ़ायदा आपके पास ये है कि आपका जो कंपटीशन है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है, फॉरेन प्रोड्यूसर्स के साथ। जैसे कि आपके पास अगर मार्केट में कोई चीज़ कम थी, फॉर एग्जांपल आपके पास मास्क नहीं है कोविड के लिए, तो आपको क्या करने पड़े, बाहर से एक्सपोर्ट करने पड़े ना। यही अगर आपने अपनी मार्केट को पहले से ग्लोबलाइज़ किया होता, आपके रिलेशनशिप अच्छे होते, तो आप जो है वो लोकली खुद प्रोड्यूस करके खुद बाहर भेजते, आपको ये चीज़ें मंगवानी ना पड़ती। तो आपके पास ग्लोबलाइजेशन का एक ये पॉइंट भी है कि ग्लोबलाइजेशन जो है आपके कंपटीशन को इंक्रीज़ करता है। आपको पता होता है कि दूसरी मार्केट में क्या चल रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो डिमांड है, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं लोकल, उनको हाई करते हो, उनको अच्छी क्वालिटी का बनाने की कोशिश करते हो। क्योंकि आपको पता है लोकल प्रोडक्ट्स आपकी अपनी मार्केट में तो सेल आउट हो जाएंगे, लेकिन जब आप किसी और मार्केट में निकलोगे, फॉरेन कंट्री में निकलोगे, तो वहाँ पर उन प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए आपको उन प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप जब मार्केट में सेल आउट करने के लिए निकलो तो उन प्रोडक्ट्स की वर्थ हो और उन प्रोडक्ट्स को जो है वो ख़रीदा जा सके। बेटा रिगार्डिंग दिस लेक्चर कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, स्लाइड्स कंप्लीट हो गई हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था, आपके पास वो क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट और आपके पास इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट में मैंने आपको बताया था कि आपके पास आप जो दो कॉस्ट हैं वो दोनों इंक्लूड होती हैं। कॉस्ट कौन कौन सी थी आपके पास, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो आपके पास नॉन मॉनेटरी फॉर्म में होती है, जबकि एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है आपके पास मॉनेटरी फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ कैश होती है।
दूसरी तरफ आपके पास है अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग कॉस्ट में आपके पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो आपके पास एक्सक्लूड कर दी जाती है, जस्ट आपके पास इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है वो ऐड होती है। तो इससे रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स भी हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल्स हम जो है क्लास में ही करें। अभी के लिए आप लोगों ने जो है ये आपने मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला जो है वो याद रखना, इट्स इंपॉर्टेंट। और आपको एनओटी का पता होना चाहिए और चारों मार्केट के टर्म्स का। इस लेक्चर से रिगार्डिंग बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर लें जी स्टूडेंट्स। जी दानिश बेटा बताइएगा, मोनोपली क्या होती है? अब्दुल्ला का हाँ जी इंटरनेशनल चल रहा है, उसे लॉग इन नहीं होगा मैम, मैनेज करा दीजिएगा। बेटा आवाज़ बहुत कम आ रही है। हाशिम, व्हाट इज़ मोनोपली? मैम अब्दुल्ला का लॉग इन मैम, मोनोपोली होती है जिसमें कंपटीशन थोड़ा होता है मैम। शीजा शकील, ओलिगोपली। शीजा शकील, बेटा मैं अटेंडेंस नहीं मार्क करूँगी। हुज़ैफा आप बताओ बेटा ओलिगोपली। सिद्रा आप बताओ बेटा ओलिगोपली। जी मिस। ओलिगोपली बेटा। ओलिगोपली कौन सी मार्केट होती है? अनीका बाबर, चुप चुप चुप। अनीका बाबर बेटा ओलिगोपली। लगता है अटेंडेंस नहीं लिखवानी किसी ने भी। एमन नदीम हैं क्लास में? एमन नदीम बेटा आप बताओ ओलिगोपली। अंबर मारिया बेटा ओलिगोपली बताओ, ओलिगोपली क्या होती है? बेटा ओलिगोपली आपके पास एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर चंद लोग मिलके जो है वो कारोबार कर रहे होते हैं, ठीक है। उन्होंने आपस में डिसाइड किया होता है कि हम लोग यहाँ पर एक सिलेक्टिव मार्केट। मैम उनका कंपटीशन कम होता है हाँ जी, वहाँ पे कंपटीशन भी कम होता है आपके पास, ठीक हो गया। दानिश, और स्मॉल बिजनेस होता है, नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा होते हैं, हाँ कंपेटिटर्स कम होते हैं। ठीक है। और इसकी एग्जांपल अंबर मैम आप इसकी बताओ। एग्जांपल पीटीसीएल। दानिश आप बताओ बेटा। दानिश मैंने अटेंडेंस नहीं लगानी, मैं बता रही हूँ। ज़ियाउर रहमान आप बताओ बेटा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एमन की अटेंडेंस लगेगी, हाशिम की, सिद्रा की, बस अनीका की भी। इनके अलावा किसी की अटेंडेंस नहीं लगनी है। आप लोग क्लास ज्वाइन करके इधर उधर हो जाते हैं ना। बेटा किसी का क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस लेक्चर? एक दफ़ा स्लाइड्स देख लें आप, स्टार्ट से स्लाइड्स में आपको सेंड भी कर दूंगी। सबसे पहले मैं आपने असाइनमेंट की करके दे थ्योरीज रही है आपके पास, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपके पास शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को डिस्कस किया गया था। उसके बाद हम लोगों ने पॉइंट्स डिस्कस किए थे, कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे तो हमारे पास लॉन्ग रन में प्रॉफिट होगी, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं होगी आपके पास। आ गया था वैल्यू ऑफ फर्म, हम अपने फर्म की वैल्यू को कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपके पास प्रॉफिटेबली क्राइटेरिया आपके पास है ग्राफ के फॉर्म में, इकोनॉमिक प्रॉफिट है, इकोनॉमिक कॉस्ट के रिसोर्सेज क्या हैं, और टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया गया। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट टाइप्स हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट की, ये आप बेशक रहने दीजिएगा, ये नहीं करनी, टाइप्स ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट आपने ग्राफ, इसमें से मैं एक दो स्लाइड्स कट कर रही हूँ, कट करके आपके पास आएंगी, बाकी मटेरियल आपने रीड आउट कर लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा। इसके अलावा आप लोग की असाइनमेंट है, असाइनमेंट में आप लोगों ने मुझे ग्लोबलाइजेशन के 5 एडवांटेजेस और 5 डिसएडवांटेजेस जो हैं वो लिख के सेंड करने हैं। डेडलाइन आपके पास सैटरडे की है, सैटरडे बिफोर 5 PM आप मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। एक पेज पे कोशिश कीजिएगा आ जाएँ, नाम लिखिएगा अपना और उसको सेंड कर दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा स्टेटमेंट के फॉर्म में हो, एंड कॉपी पेस्ट नहीं करना आप लोगों ने, एक दूसरे का जिसने देख के लिखा होगा वो भी पता लग जाएगा। और जो स्टूडेंट्स क्लास नहीं ले रहे, मैं उनकी बिल्कुल भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मुझे बाद में ना कहें कि मिस अटेंडेंस लगा दें। मैंने लास्ट सेमेस्टर में भी आप लोगों को बहुत रिलीफ दिया था, सो इस बार नहीं, सॉरी। पहले मैम अनम आजम जी बेटा, अनम आजम मैम अनम आजम क्लास पे बैठ गई हैं कल में, तो उनकी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। ओके ठीक है बेटा। मैम अब्दुल्ला का लॉगिन नहीं हो रहा है इंटरनेट की वजह से, उसकी भी लगा दें। हाशिम किसका कह रहे हो आप? अब्दुल्ला का भाई वो बैठा है लॉगिन का वेट कर रहे थे, लेकिन उसका इंटरनेट का इशू है, नहीं हो रहा। अब्दुल्ला चौधरी मैम। अब्दुल्ला बेटा कल भी क्लास में नहीं था, उसका इंटरनेट का इशू है। वो लॉगिन ही नहीं कर रहा है, वो कल भी नहीं क्लास में आया। इट्स मीन वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। मैम सीट के लिए हाँ जी, नहीं अब्दुल्ला से कहना मुझसे खुद कांटेक्ट करे। लीव लगा दें मैम, वो इस्लामाबाद गया है। बेटा गया हुआ तो गया रहे, अब वहाँ पे भी क्लास ली जा सकती है ना। बेटा इस बार नहीं, उन्हें क्या मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे, कोई जेन्युइन इशू है किसी का तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इस लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट जो आपको असाइनमेंट मैंने दे दिया है, वैसे मैं ग्रुप में दोबारा भी सेंड कर देती हूँ। तो असाइनमेंट की डेडलाइन भी मैंने आपको बता दिया है, सैटरडे बिफोर 5 PM, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा एक ही पेज पे ऊपर अपने टॉप पे आपने अपना नाम लिखना है, 5 एडवांटेजेस एंड 5 डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और मैम आपको पीडीएफ चाहिए या डोज? जी मैम सैटरडे को ऑफ है, मंडे करें। मंडे को कर लें, संडे को सेंड कर सैटरडे को वर्किंग डे नहीं है हमारा, मंडे की डेडलाइन। आप बेटा मंडे से आप फ्राइडे वर्किंग डे नहीं है। आप मुझे हाशिम फ्राइडे को सेंड कर देना बेटा। मैम फ्राइडे जल्दी हो जाएगा ना? नहीं मैम ईद के बाद मैं जल्दी नहीं करता, आप फ्राइडे को सेंड कर आराम से काम करते हैं। मैम मेरे ख्याल से ये हमारे लास्ट वीक के लेक्चर है, आगे हमें ईद की छुट्टियां हो जानी है। हाँ जी, आपको छुट्टियां हो रही हैं तो आप बेटा सैटरडे को मुझे असाइनमेंट सबमिट करवा दीजिएगा। मैम इसके कह रहे हैं ईद के बाद रख लें, अभी रमजान चल रहे हैं, आपको पता है। ओके फाइन, अभी मैं ये असाइनमेंट पेंडिंग है आप लोगों की। ठीक है मैम, क्या कहने आप आपको छोटे छोटे फिर तरस भी तो खाना ना, है ना? ऐसे ही है मैम, बस देखते हैं, काम वगैरह भी करने पड़ते हैं। अब ये देखें खलियों वाला आ गया। चलें ठीक है, ओके बेटा। तो ये आपकी असाइनमेंट जो है पेंडिंग है, ओके। मैं आपको बता दूंगी आपने कब करनी है, लेकिन मैं ग्रुप में सेंड कर रही हूँ ताकि आप लोग को याद रहे कि आप लोग को असाइनमेंट जो है देनी थी। ठीक है मिस। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। मैम अपना ख्याल रखिए। आप भी दुआ में याद रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज़। और दाम की हाल है लेक्चर हो गया ये। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके मैम, मैम अल्लाह